उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो एक बार पुनः हम आपके सामने सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहले आपको मनोविज्ञान के यहाँ पर प्रश्न मिल रहे हैं और हाँ, यहाँ पर हम प्रश्न को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है और जो भी विकल्प आपको सही लगे उसको ABCD जो भी आपका विकल्प सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। पहला प्रश्न है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, ऐसा जो कथन है वो किस वैज्ञानिक का कथन है? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका अंश होता है, ऐसा किसने कहा था? तो पहले प्रश्न में आपका जो सही आंसर होगा वो हमारा विकल्प बी होगा, स्किनर ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। जो 20वीं शताब्दी चल रही है वो बालक की शताब्दी होगी, ऐसा किस वैज्ञानिक का मानना था? तो ऐसा किसने कहा था भैया? यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा क्रो एंड क्रो, ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले आपको यहाँ पर 150 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, तो 150 प्रश्नों को सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। और कॉपी पेन नहीं भी ले रहे हैं तो कम से कम आप कमेंट करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में किस प्रश्न का क्या आंसर होगा, उससे सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। और फिर क्या करिए कि दोबारा से जब 150 प्रश्न आप सॉल्व कर लें तो उसमें से जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं या जो प्रश्न आपके गलत हो गए हैं उसको एक अलग से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नहीं नोट करना है, टॉपिक नोट करना है। तो टॉपिक जैसे कि यहाँ पर क्या कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, किस वैज्ञानिक का कौन सा कथन है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर ये आपसे गलत हो जाता है तो इस टॉपिक को जाकर अपने जो बुक है, जिस बुक से आप पढ़ते हैं वहाँ पर दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ने लगेंगे। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विकास किससे संबंधित है? तो जो विकास होता है उसका संबंध किससे है, यही आपको बताना है। आसान सा प्रश्न है। कोई यहाँ जो विकास होता है परिपक्वता से संबंधित होता है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, कन्फ्यूज मत होइएगा। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? तो जो बाल्यावस्था है यानी छोटेपन में जो बालक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? तो बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी अवस्था आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? यानी आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो किस अवस्था में उसका विकास होता है? तो आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है। जब आप लोग भी 16-17 साल के रहे होंगे, 15-16 साल के, तो कोई कुछ कह देता होगा तो बहुत जल्दी गुस्सा पड़ जाते होंगे। तो ये आत्मसम्मान की भावना का विकास किशोरावस्था में होता है। बालक में जो लिंग का निर्धारण होता है, ये प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मिला था, लेकिन उसको घुमा फिरा के यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बालकों का जो लिंग का निर्धारण होता है वो किन के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो ये साइंस का प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प कुछ नीचे है, चलिए नीचे वाला विकल्प आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही रहेगा वो तीसरा वाला सही रहेगा। पुरुष के ऊपर ही बालक होगा या बालिका होगी, इसका जो निर्धारण होता है पुरुष के ही गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुषों में ही XY पाया जाता है और महिलाओं में XX पाया जाता है। तो पुरुषों का जो Y गुणसूत्र होता है, महिलाओं का जो X होता है, वही बालक का निर्धारण करते हैं, और अगर XX मिलते हैं तो बालिका का निर्धारण होता है। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक हल, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम हल है, इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। बताइए उन्होंने कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम है हल। कौन सा सिद्धांत हमें पढ़ना है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तीसरा वाला, अंतर्नोद का सिद्धांत दिया था। आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है? चलो भैया,
वुडवर्थ बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने क्या क्या कहा था और इन्हें अधिगम की जो परिभाषा दिया है वो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इससे संबंधित क्रिया कौन सी होती है? यानी कि कोई आप टीवी पे जब बर्गर और पिज्ज़ा का विज्ञापन आता है तो आपके ज़बान पे लार टपकने लगती है, तो ये भैया किस आपके क्रिया से संबंधित है? तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ा तो भैया दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ये शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? आसान प्रश्न है। अभिप्रेरणा जो होता है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारक जो कारक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। ये पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान जो किए गए हैं वो किस माध्यम में किए जाने चाहिए? तो जो दिव्यांग बालक होते हैं वो किस समावेशी शिक्षा प्रणाली से संबंधित होते हैं। तो समावेशी शिक्षा की प्रणाली से संबंधित उनका जो है शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी है कहाँ पर? आपके दूसरे वाले विकल्प में है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न 12 नंबर के प्रश्न पर। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। बताइए वो कौन सी अवस्था होती है? सृजनात्मक समस्या में समाधान की वह कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है? तो उसको हम लोग उद्दवन कहते हैं। उद्दवन कहाँ पर है? दूसरे वाले विकल्प में है। आपका उद्दवन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। डिस्को डिस्फैसिया कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है जो छोटे छोटे बच्चों में हो जाती है। तो इसमें क्या समस्या होती है? तो डिस्फैसिया किससे संबंधित है भैया? तो डिस्फैसिया में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे जो कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण शब्दों का सही से कर नहीं पाते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता, यानी बोलने की जो क्षमता होती है थोड़ी सी प्रभावित होती है। तो उसको यही आपकी जो बीमारी है उसको डिस्फैसिया कहते हैं। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। वाक क्षमता यानी बोलने की क्षमता से होता है, उच्चारण साफ साफ नहीं बोल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बताइए कौन सी प्रक्रिया इससे संबंधित है? 14 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। ये होती है सामाजिक अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। NCF 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसे किस रूप में देखा जाता है NCF 2005 के अनुसार? 15 नंबर में क्या सही होगा? समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए। तो समाज में जो स्वीकृत मूल्य होते हैं उन्हें लागू करने के लिए जो है पाठ्य जो पुस्तकें होती हैं उन्हें इस रूप से विकसित करना चाहिए। तो आपका तीसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चलिए 4 विकल्प हैं। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखो भैया जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसमें आपके जो उद्देश्य होते हैं वो 6 होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। पहला ज्ञान होता है, दूसरा बोध होता है, तीसरा अनुप्रयोग होता है, चौथा विश्लेषण होता है, पांचवा संश्लेषण होता है और छठवां मूल्यांकन होता है। तो ये 5 जो हैं आपके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के। तो इसमें अवमूल्यन आता नहीं है, तो अवमूल्यन इसमें नहीं शामिल होता है। ठीक है, और बाकी सब इसमें तीनों शामिल हैं, बाकी 3 नहीं होते, बाकी पूरे टोटल 6 होते हैं। 6 हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं बालकों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है? बताइए कौन से अध्याय में, जो कि शिक्षा का अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, किसमें जो है विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है? तो ये चौथे वाले अध्याय में बताया गया है। आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक विषय की एक मिनट, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। हाँ, एक विषय की विषय वस्तु को दूसरे विषय की विषय वस्तु से जोड़ते हुए अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग जो शिक्षण करते हैं उसको, वो जो शिक्षण होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
जैसे आप लोग भी जब टीचर बनेंगे तो जो पिछला पाठ होगा उसी से संबंधित, उसी को जोड़ते हुए अगले पाठ का शिक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत होता है भैया? ये सिद्धांत होता है सहसंबंधता का सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें 4 विकल्प पहले आपको पढ़ना है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता किस में है, यानी कि किस समस्या में वैज्ञानिक रूप से उसको सोच विचार के उसका जो है निर्देशन करना चाहिए, यानी मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसा आपको बताना है चारों विकल्पों में से। तो इसमें सभी में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका पहला वाला विकल्प है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खाली समय का सदुपयोग अगर करना है तो उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो खाली समय में लूडो ही खेलेंगे। आजकल गर्मी के महीने में घर घर लूडो चल रहा है, तो लूडो ही खेला जाएगा खाली समय में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खाली समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का विकास करना है तो भी आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही रहेगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। एक कथन है, बहुत ही फेमस कथन है, बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अंबेडकर जी ने कहा था। B.R. अम्बेडकर ने ऐसा कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ऐसा अंबेडकर ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, एक बार सुन लीजिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा होती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षा को मानव के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनवर्थ युवा अपूर्ण है। ऐसा राधाकृष्णन जी ने कहा था। तो चारों का हमने कथन एक बार आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो अगर हमें पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग जब करते हैं, तो वहाँ पर प्रस्तावना हम लोग लिखते हैं। तो प्रस्तावना लिखने का जो कौशल होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो प्रस्तावना आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पूर्व ज्ञान होगा, यानी पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखती है। तो किस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो कॉपियाँ चेक होती हैं, या अगर बिना परीक्षा के ही आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर बालक के विकास के समस्त पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न पर। संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में विचारपूर्ण, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। ऐसा किसने कहा था? चलिए भैया, 23 नंबर में क्या सही होगा? देखिए, इसमें कथन वाले प्रश्न कुछ ज़्यादा ही दिए गए हैं, जबकि इतने कथन वाले प्रश्न आपके पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट, ये आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। कथन वाला एक प्रश्न मिलेगा या बहुत ज़्यादा 2 प्रश्न मिलेगा। बहुत ज़्यादा कथन वाले प्रश्न हमारे परीक्षा में आते नहीं हैं। 24 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले वैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम से कौन संबंधित नहीं है, आपको बस इतना बताना है। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से अधिगम से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 24 नंबर में जो होता है वो विषय वस्तु का स्वरूप जो होता है वो अधिगम से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो अधिगम में इच्छा होती है, प्रेरणा होती है, रुचि होती है, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें अधिगम से संबंधित होती हैं, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम से संबंधित नहीं होता है। आगे बढ़ो भैया 25 नंबर पर। जो हमारी स्कूल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, हाई स्कूल इंटर में आपने दिया होगा प्रयोगात्मक परीक्षाएं, उसमें विद्यार्थी के किस पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है? जो प्रैक्टिकल होते हैं हम लोगों में, उसमें किस पक्ष का मूल्यांकन होता है विद्यार्थी के? तो उसमें जो मूल्यांकन होता है वो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे आगे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तिगत वाक की संकल्पना किया था, जिसमें इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपका क्या सही रहेगा, यही आपको बताना है।
वाइगोत्स्की ने कुछ कहा था व्यक्तिगत वाक्य यानी बोलने से संबंधित। तो उन्होंने क्या कहा था बच्चों के लिए, यही आपको बताना है। तो इसमें आपका पूरा विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 विकल्प में ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आपका जो सही रहेगा वो आपका पहला वाला ही विकल्प सही रहेगा कि उन्होंने कहा था जो बच्चे होते हैं वो अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है वाइगोत्स्की का। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ तो आपने बनाया ही होगा, सीखा ही होगा। सीखने का जो वक्र होता है वो आपने बनाया होगा। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये जो वक्र बनाते हैं वो एबिंगहास वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा किया था। तो आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का सीखना ज़्यादा सार्थक होता है? अच्छा, आप लोग भी तो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के पढ़ ही तो रहे हैं। तो किस प्रकार से आप पढ़ेंगे जिससे सबसे ज़्यादा सार्थक होंगे? तो सीखना है आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा सार्थक होगा? पहला विकल्प देखिए, रटकर व अर्थ ग्रहण करके, अर्थ ग्रहण व अन्वेषण करके। अन्वेषण मतलब खोज करना, नई नई चीज़ों की खोज करना। अन्वेषण और रटंत विद्या का प्रयोग करेंगे और अभिग्रहण करेंगे और रटंत विद्या का प्रयोग करेंगे। तो आपको भी अगर पढ़ना होगा ना, तो आप लोग भी तैयारी करेंगे तो अर्थ ग्रहण करेंगे और फिर अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण मतलब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उसमें नई नई चीज़ें खोजेंगे। अन्वेषण जो आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करते हुए ही पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं रहा होगा कि रट्टा मार लेंगे। तो ये आपसे भी संबंधित है और बच्चों से भी ये चीज़ें संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कथन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ऐसा किसने कहा था? तो 29 नंबर में जो कथन है वो रॉस का कथन है। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके और क्या क्या नाम है यही आपको बताना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इसके 4-5 नाम हैं, इन चारों पांचों नामों को रख लीजिएगा। इसको हम लोग कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प चौथा, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही रहेंगे। तो यहाँ पर आपके मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के टोटल 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग साइंस और सामान्य अध्ययन वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो जो ठोस अवस्था में नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं है, नहीं शब्द को बार बार भूल जाते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ठोस अवस्था में जो नहीं है वो है हमारा वाह कोड। तो जो वाह कोड होता है वो तरल अवस्था में भी होता है, तो वाह जो कोड है वो आपका ठोस अवस्था में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें जल धाराएं लिखी गई हैं, तो कि कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, एक मरुस्थल है और वहाँ पर कौन सी जल धाराएं पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो कौन सा असंगत है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? तो गिब्सन जो है आपका मरुस्थल है वो जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। और सोनेरॉन में कैलिफोर्निया जलधारा पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नाबीब जो आपका मरुस्थल है नामीबिया में है, यानी कि अफ्रीका में है, यहाँ पर वेनेजुएला की जलधारा पाई जाती है। और गलत आपका कौन सा है? गलत इसमें आपका चौथा है, सहारा में एंडी लीज की जलधारा पाई जाती है, जो कि आपका गलत है। सहारा में कनारी आप याद रखिएगा, कनारी जलधारा पाई जाती है, कनारी। ठीक है, तो कनारी जलधारा आपके सहारा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या करना है भैया? हाँ, 33 नंबर में आपको उत्तर से दक्षिण की दिशा का क्रम लिखना है। तो ये 4 आपके दिए गए हैं, चारों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाना है। सबसे ऊपर क्या होगा, फिर उसके नीचे क्या होगा, फिर उसके नीचे कौन सी भूमि पाई जाएगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो 33 नंबर का क्या आंसर होगा कि आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट बताते हैं। हाँ, पहले आपका भांवर होगा, सबसे ऊंचाई पर भांवर होगा। भांवर के बाद सबसे ऊंचाई पर क्या होगा? भांवर के बाद आपका होगा तराई। हाँ, तराई क्षेत्र होगा। तराई के बाद आपका खादर होगा और खादर के बाद सबसे नीचे जो आपके नदियों से डेल्टा बनता है तो वो होगा। तो कुल मिला के यही क्रम रहेगा, CADB ये आपका क्रम होगा। तो CADB आपका कहाँ पर है? चौथे विकल्प में है, चौथा विकल्प आपका सही है। चल भाई आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, ये आपका 34 नंबर में पहाड़ियों के नाम लिखे गए हैं। अब आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, अच्छा सही क्रम में लिखना है, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर जाना है। दक्षिण नीचे होता है ना, तो नीचे से ऊपर जाना है। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी ये आपको बताना है। 4 पहाड़ियाँ हैं, सेवराय, पालकोड़ा और नल्लामलाई और जवादी। इन चारों में कौन सा क्रम होगा नीचे से अगर ऊपर जाए तो? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं भैया, उत्तर से दक्षिण नहीं जा रहे हैं। सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करिए, आंसर आपको ही देना है, हमें नहीं देना है। तो सबसे नीचे यानी सबसे दक्षिण में शेवराय है, उसके ऊपर जाएंगे तो जवादी मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे तो पालकोंडा मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे तो नल्ला मलाई मिलेगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्रांतियों से संबंधित प्रश्न है। तो 35 नंबर में आपको बताना है कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, ये बिल्कुल सही। पीली क्रांति सरसों उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। और रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन, तो रजत रेशा जो क्रांति होती है वो जूट नहीं होता बल्कि कपास होता है। तो जो रेशा क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति बागवानी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ये तीसरा वाला यहाँ पर गलत दिया था। अच्छा, जूट उत्पादन को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे। जूट उत्पादन को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो बताइए कौन है जो गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं? तो 36 नंबर में जो आंसर है इसका होगा मनमोहन सिंह। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। थोड़ा एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा जल्दी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यूएनडीपी द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यूएनडीपी द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया था सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक होते हैं उसको हम लोग आरआरबी कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो होता है वो ग्रामीण बैंक होता है। तो इस बैंक में जो राज्य सरकार होती है उसकी भागीदारी कितनी होती है? तो जो राज्य सरकार की जो भागीदारी होती है वो भैया 15% होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, उनसे कितनी मांगी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व एक पत्र लिखा था, उसमें यंग इंडिया उनका एक पत्र हुआ करता था महात्मा गांधी का। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने लॉर्ड इरविन से कुछ अपनी डिमांड किया था। तो कितनी मांगे थी यही आपको बताना है। 13, 11, 10, 17 क्या सही होगा? तो इसमें जो सही होगा वो आपका सबसे शुभ संख्या कौन सी होती है? सबसे शुभ संख्या 11 होती है, इसलिए 11 मांगे उन्होंने मांगी थी। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन है? तो ये सारे प्रश्न आपको रटे होना चाहिए। उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। एक पुस्तक है, उसके लेखक आपको बताना है। पुस्तक का नाम है तुहफात उल मुहाद्दीन। तो तुल्फात उल मुहाइदीन, ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम राइटर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन रॉय इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में, तो उसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जीत गई थी। तो वो चुनाव कब हुआ था ये आपको बताना है। ये आज़ादी के पहले की बात है। तो चुनाव जो आपके हुए थे वो 1937 में हुए थे। आपका जुलाई 1937, यानी कि आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र, जो काकोरी कांड हुआ था उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उसमें से ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो पुलिस से बच गए थे? तो उस महान देशभक्त का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको वो आखिरी बैठक कब हुई थी, इसको बाद इस सब चीज़ों को रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता की जो शर्तें होती है उसका अर्जन कहाँ किसके द्वारा होता है यही आपको बताना है। तो जो नागरिकता संबंधी नियम उयम होते हैं वो संसद ही बनाती है। संसद और विधानसभाएं मिलकर बनाती हैं, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा विकल्प
नहीं, सॉरी, चौथा नहीं होगा। विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो नागरिकता का थोड़ी बना सकती है। अगर नागरिकता ऐसे बनाने लगे तब तो बंगाल में सब ममता बनर्जी जितने बांग्लादेशी हैं सबको भारतीय नागरिक बना देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो नागरिकता बनाता है, वो जो नियम वम बनाता है, टर्म्स एंड कंडीशन बनाता है, वो संसद ही बनाता है। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये संविधान के किस आर्टिकल में है, चलिए इसको बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कब लागू किया गया था मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य लिए कहाँ गए हैं? मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1976 में। 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है। 1976 में से लागू किया गया था। अच्छा, हमने आंसर ही बता दिया। चलो ठीक है, बताना कुछ चाह रहे थे लेकिन आंसर मुंह से निकल गया। तो ये 1976 आपका सही रहेगा। और किससे लिया गया है मूल कर्तव्य? आपके रसिया से यानी रूस से लिया गया है। 47 नंबर पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो सभी भारत के जितने भी न्यायालय हैं उसमें सुनवाई कर सकता है। कौन कर सकता है? तो 47 नंबर में यहाँ महान्यायवादी की बात हो रही है। आपका कौन सा विकल्प है? दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपके एक कथन है और एक कारण दिया गया। कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए, फिर इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। तो कथन ये है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम होता है। ये हमारा कथन है। इसका कारण क्या है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो देखिए, जो आपका कथन है ये भी बिल्कुल सही है। संचार का माध्यम होता है। पूरा मंत्रिपरिषद राज्यपाल से मिलने नहीं जाता है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही मिलने जाता है। मिल तो कोई भी सकता है लेकिन मुख्यमंत्री ही ऑथराइज्ड पर्सन होता है मिलने के लिए। और मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का जो है मेन लीडर होता है। तो ये दोनों सही हैं। अब हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? और इसकी कथन ए की व्याख्या कथन जो कारण आर है वो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही होगा वो आपका तीसरा वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, इसमें विनोद राय मेहता बिल्कुल गलत है, अशोक मेहता बिल्कुल गलत है, ML सिंघवी ये भी गलत हैं। और यहाँ पर आपका क्या सही होगा? क्या आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। तो इसमें जो बलवंत राय मेहता सही हैं, जो कि आपका दिया ही नहीं है। इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद बनाने का कारखाना कहाँ पर अवस्थित नहीं है? ये नहीं शब्द विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित नहीं? यूरिया का जो कारखाना है वो कहाँ पर नहीं बनाया जाता है? तो मेरठ में भैया कोई यूरिया का कारखाना नहीं है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं शब्द बार बार आ जाता है, कभी इससे गलतियाँ हो जाती हैं। हमसे भी पेपर में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो यही छोटी छोटी गलतियाँ आपको समझ में आएंगी और इसका बचाव करेंगी। तो कौन सा जोड़ा गलत है? चलो भाई दिखाते हैं। पीतल बर्तन कलाई उद्योग, तो पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर जो कलाई किया जाता है वो बनारस में किया जाता है, बिल्कुल सही। पीतल के जो बर्तन होते हैं उनकी ढलाई का किया जाता है कहाँ पर? झांसी में, ये भी बिल्कुल सही है। चाकू उद्योग, चाकू अलीगढ़ में है? नहीं भैया, चाकू कहाँ के? जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, रामपुरिया चाकू। तो चाकू के लिए कौन फेमस है? रामपुर। और ये जो अलीगढ़ है ये किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ के ताले, ऐसे तो आपने सुना होगा ना। तो अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है। ठीक है, और पेंटिंग उद्योग कहाँ पर है? मथुरा में, ये बिल्कुल सही है। तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। चाकू उद्योग कहाँ पर है? रामपुर में। रामपुरिया चाकू बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा तो आपने कहावत जो है सुनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 84 कोस की जो परिक्रमा होती है वो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो कौन से जनपद में 84 कोस की परिक्रमा होती है? तो नैमिषारण में होती है। नैमिषारण कहाँ पर है? सीतापुर में। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कहाँ पर है? आपका तीसरा वाले विकल्प में ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की जो संख्या है वो टोटल 6 गैसें होती हैं ग्रीन हाउस। चलिए इसका नाम ही एक बार आपको बता देते हैं। तो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस होती है ग्रीन हाउस में, सबसे एक मिनट
सबसे जो इम्पॉर्टेंट गैस होती है वो आपका CO2 होती है। CO2 सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस में, ठीक है। उसके अलावा आपका मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है और परफ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर हाइपोक्लोराइड। तो ये आपकी 6 प्रकार की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हाइपर क्लोराइड, ठीक है। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CO2 याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है CO2 और आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 ऊपर की जो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 55 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वातावरण और जीव जंतुओं में क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। कंप्यूटर के हमारे 5 प्रश्न आ गए हैं, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है और अनेक लोकेशंस से कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोगों में जो नेटवर्क आते हैं वो अनेक प्रकार से आते हैं और जिसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल एरिया नेटवर्क। आपका यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मेमोरी की प्रोग्रामिंग उसके निर्माण के समय ही कर दी जाती है? तो निर्माण के समय जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक रिसीविंग होस्ट सभी सेगमेंट को प्राप्त करने में असफल रहा है जिनके लिए उसे एक्नॉलेज करना है। होस्ट इस कम्युनिकेशन सेशन की विश्वसनीयता में सुधार के लिए क्या कर सकता है? कंप्यूटर में कभी कभी शुद्ध हिंदी लिख दिया जाता है, उससे और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो 48 नंबर में आपको अगर ऐसी परेशानी आपके सामने उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे? तो विंडो साइज में कमी करना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चौथा वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। प्रश्न के बाद ध्यान से पढ़कर इसका विकल्प देख लीजिएगा। चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, त्वरित पहुंच के लिए और कोई वेब पेज, कोई आपने वेब पेज खोला है, यानी कोई वेबसाइट आपने खोली है, उसको सहेजना हो, देखो कितना शुद्ध हिंदी लिखा है, सहेजना मतलब सुरक्षित करना हो, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो जैसे मोबाइल में भी चलाते हैं, लैपटॉप में भी अगर आप चलाते हैं, कोई आपने वेबसाइट खोली है, उसको सहेजना यानी सुरक्षित करना हो, भविष्य के लिए उसको सेव करना हो उस वेबसाइट को, तो हम लोग बुकमार्क कर लेते हैं। एक स्टार का निशान बन के आता है ना, उस पर दबा देते हैं तो बुकमार्क हो जाता है, यानी कि वो आपके सेव हो जाता है, तो उसको कभी भी हम बाद में खोल के देख सकते हैं। 60 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? साफ साफ देखने से लग रहा है लेजर प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए हम लोग प्रिंटिंग में प्रयोग करते हैं। तो आगे हमारे पास संस्कृत के 10 प्रश्न हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। संस्कृत हमारा कोई सब्जेक्ट तो रहा नहीं है, लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, छिन्नः च असो द्रुमः का सामसिक पद क्या होगा? तो आप लोगों ने भैया संस्कृत पढ़ा ही होगा, और संस्कृत की तैयारी हमने कैसे किया था ये पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, ठीक है, तो बार बार उसको हम बताएंगे नहीं। और अगर आपको संस्कृत कठिन लगती है तो जैसा हमने किया था वैसे ही आप कर लीजिए। तो इसमें आपका छिन्न द्रुम आपका जो है सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, इसको आपको शुद्ध करना है। यज्ञम प्रभवति पर्जन्यः, इसको शुद्ध करेंगे तो ये यहाँ पर जो शुद्ध आपका अशुद्ध है, यज्ञम आपका अशुद्ध है, यहाँ पर होगा यज्ञात। दूसरा वाला जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शः में प्रयुक्त प्रतिपादित क्या है? तो 63 नंबर का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें प्रत्यय कौन सा है भैया स्पर्शः में? तो इसमें चौथे नंबर का प्रत्यय आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, स्पर्शः में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अपिया वही किस में अंतर्भूत है? देखिए इसमें जो प्रश्न है वो भी खतरनाक लेवल के प्रश्न है। तो किस में अंतर्भूत है भैया? ये पा में है, ठीक है। आगे बढ़े।
चलिए, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये तो सब लोगों ने सुना ही होगा। यह जो है किसकी ओर जाने की ओर इशारा करता है? तो यह हमेशा सत्य की ओर जाने की ओर इशारा करता है। ये तो फ्री फंड का क्वेश्चन था, इसको सबको याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक उपन्यास का संबंध किस कर्ता से है? कर्ता मतलब राइटर, किस लेखक से है? और ये प्रश्न आपका यहाँ पर गलत दिया गया है इसमें, क्योंकि उसका किताब का नाम तो लिखा ही नहीं है। तो किताब का नाम अगर हम बताएं तो इस किताब का नाम है शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम के बारे में ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो शिवराज विजयम यानी कि जो हमारे महाराज शिवाजी थे उनके बारे में ये कहानी है। इसको किसने लिखा था? इसको अंबिका दत्त ने लिखा था। आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, शिवराज विजयम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि क्या अंतर्भूत है, ये बताना। इसको पढ़ लीजिए भैया आप लोग। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प जो है अनुष्टुप आपका बिल्कुल सही रहेगा। संस्कृत फिर से बता दें, हमारा भैया कोई सब्जेक्ट नहीं है संस्कृत, इसलिए इसको सॉल्व कराने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आगे बढ़े। 69,000 शिक्षक भर्ती में सब पढ़ा ही था, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ा था। हमने फिर से चलो बता दें, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि भैया संस्कृत 10 नंबरों की आती है, हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। हमारा जो रणनीति थी वो रणनीति ये थी कि 1 महीने का समय मिला हुआ है, अगर हम संस्कृत पढ़ भी लेंगे तो भी 5 नंबर अथवा 6 नंबर से ज़्यादा तो आने वाला है नहीं। कितना पढ़ लो, कितना संस्कृत पढ़ लोगे यार, 1 महीने में कितना टॉप थोड़ी कर लोगे। तो संस्कृत पढ़ने से 5 या 6 नंबर से ज़्यादा तो आने वाला नहीं है, और कोई माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। तो अगर हम जो 10 प्रश्न मिल रहे हैं हमें, 10 प्रश्नों में सिर्फ तुक्का लगाएंगे तो भी हमारे 3 से 4 प्रश्न गलत सही होंगे। 3 से 4 प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे अगर से हम सिर्फ तुक्का ही लगाते हैं। ठीक है, तो तुक्का लगा के 3 और 4 नंबर आ रहे हैं, और पढ़ के आपके 5 और 6 नंबर आ रहे हैं, यानी 1 या 2 नंबर का ही आपको फ़र्क पड़ने वाला होता है संस्कृत में। ठीक है, तो बाकी की आपके 1-2 जो नंबर कम हो रहे हैं वो किस में पूरा कर लो? वो हिंदी ढंग से पढ़ लो, हिंदी में पूरा कर लो। सामान्य ज्ञान है उसको ढंग से पढ़ लो, गणित पढ़ लो, तो 1-2 नंबर जो आपके कम रह रहे हैं उसको पूरा कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया था, संस्कृत को तुक्का विधि से सॉल्व किया था भैया। ABCD जो विकल्प है उसको हमने लगा दिया था, बी भी लगाया था या CC लगाया था, हमें याद नहीं है। तो हमने 10 प्रश्न ऐसे ही सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हमारी रणनीति थी, हमने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। आप भी इस प्रकार से अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। तो 68 नंबर में हमारा जो सही होगा वो विसर्ग संधि है इसमें। तो विसर्ग संधि आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी, नदी है जिस वर्ग के अंतर्गत आती है वो क्या है? तो कौन सी विभक्ति होती है नदी में? तो 69 नंबर में ये द्वितीय विभक्ति है, आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जलवाहिनी एक किताब है, इसके कर्ता, कर्ता मतलब होता है राइटर, कौन से इसके राइटर हैं 7वें नंबर में? तो जलवाहिनी है प्रोफेसर रामकरण वर्मा। ये पता नहीं क्यों संस्कृत में पीछे आह की मात्रा लग जाती है, रामकरण वर्मा सीधा सीधा नाम लिखो। तो चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है, 20 नंबरों की हिंदी चालू हो जाती है। ठीक है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिंदी। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो अर्ध समृद्ध स्वर, हिंदी के 20 क्वेश्चन तो भैया गलत करना ही नहीं है, इसमें ए और ओ आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें बताओ किसका अर्थ सही लिखा हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखो, ये और का मतलब क्या होता है? तरफ, ये भी सही है। उस ओर जाओ, इस ओर जाओ, यानी उस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, सही है ना। और का मतलब होता है तथा, ये भी सही है। तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। बाकी सबका जो जोड़ा बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये तारीख लिखी गई है, 4 विकल्प हैं, इनमें बताइए सही किस, अगर तारीख आपको लिखना हो तो सही तारीख कैसे लिखेंगे? तो डेट जो लिखने का तरीका होता है वो पहला वाला तरीका ही सही है। पहले आपकी डेट डालो, फिर महीने का नाम लिखो, और फिर कॉमा लगाओ, और फिर आपका सन लिखो। ठीक है, तो ये पहला वाला तरीका ही सही है, बाकी सारे तरीके गलत हैं। आगे बढ़े, चलो। राशि शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो राशि शब्द का जो बहुवचन होगा वो कौन सा सही होगा? राशियों। अच्छा, यहाँ पर कोई पहला विकल्प देंगे, पहला नहीं दूसरा विकल्प सही है। सापे छोटे ई की मात्रा रहेगी, राशियों। आगे बढ़ते हैं। नित्य पुल्लिंग संज्ञा कौन सी है? तो नित्य पुल्लिंग चारों में से कौन सा है?
तो ये है भालू। भालू आपका नृत्य पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कोयल, मक्खी, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसको तो भैया हिंदी वाला प्रश्न गलत मत करिएगा, ठीक। निम्न में से कौन शब्द तत्सम रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, कौन सा है? तत्सम और तद्भव। तद्भव होता है, जो हिंदी वाले लगभग शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं वो आपके तत्सम, यानी शुद्ध रूप में तत्सम और बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। तो शुद्ध रूप यहाँ पर कौन सा है? शुद्ध रूप आपका उत्थान है, पहला वाला यहाँ पर तत्सम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 77 नंबर पर। निम्न में से किस विकल्प में गंध शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो गंध का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है? तो गंध का जो अनेकार्थी शब्द है वो इत्र होता है। ठीक है, आपका पहला विकल्प सही। आगे बढ़ते हैं। गरुण का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, नहीं ढूंढना है, तो नहीं शब्द ढूंढना है। गरुण का पर्यायवाची नहीं है, तो ढूंढिए भैया कौन सा है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कुलाहक लिखा है। कुलाहक जो होता है वो गरुण का पर्यायवाची नहीं होता है। कुलाहक मतलब होता है गिरगिट, तो कुलाहक मतलब होता है गिरगिट, बाकी सब जो है गरुण के पर्यायवाची ही लिखे हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। धूमिल का विलोम शब्द क्या होता है? धूमिल मतलब मिट्टी में मिल जाना, उज्ज्वल मतलब चमक जाना। ठीक है, कितना आसान सा प्रश्न है। 18 नंबर पर चलते हैं। विसर्ग संधि बताइए किस में है? ध्यान से पढ़िए, 4 विकल्प हैं, उसमें क्या विसर्ग संधि होगा? तो हमने बताया था जब कभी उपयुक्त सभी आपको मिल जाए, तो लगभग इसी आपको अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और नीचे लिखा उपयुक्त सभी, तो इसी पर निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका लगभग 80% प्रश्नों में उपयुक्त सभी वाला विकल्प ही सही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञावाचक हो तब कौन सा समास आता है? आसान है, इसमें तो कोई गलत करने की संभावना होनी ही नहीं चाहिए। ये अब होता है द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग भी आना चाहिए और प्रत्यय भी आना चाहिए, तो ये तीनों में आएगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही रहेगा। ठीक है, अभी अभी बताया था उपयुक्त सभी लगभग 80% प्रश्नों में सही होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक वाक्य दिया गया है, न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दिया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? गलती मत करिएगा, इस वाक्य में संप्रदान कारक है, तीसरा विकल्प सही रहेगा। इच्छार्थक वाक्य नहीं है। अच्छा, नहीं शब्द को ध्यान रखिएगा, कौन सा ये 4 वाक्य दिए गए इनमें से इच्छार्थक वाक्य नहीं है? तो कौन सा सही होगा भैया? देखो यहाँ पर लिखा गया है शिक्षकों का आदर करो। ये इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञार्थक वाक्य है शिक्षकों का आदर करो। बाकी के जो तीनों हैं वो आपके क्या है, इच्छावाचक वाक्य हैं, तो यानी कि आपका इसमें चौथा वाला विकल्प सही रहेगा। अंधों में काना राजा, इसका क्या मतलब होता है? तो बिल्कुल आसान है, किसी अयोग्य व्यक्ति को जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा अगर मान सम्मान मिलने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंधों में कनवा राजा। आगे बढ़ें। एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी, इसका क्या मतलब होता है? एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी, लगभग जब एक जैसे ही समानता होती है तो उसको हम लोग एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे में आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो धीरे धीरे हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लीजिए। ये सारे प्रोफेसर गजानन के बारे में बताया गया है, वीडियो को पॉज करते हुए इसको आराम से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधे जो है प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। इन सब को पढ़ लेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे तुरंत आपको आंसर मिलने लगेगा। प्रोफेसर गजानन जो है वो किस विषय के प्रधानाध्यापक है? तो प्रोफेसर गजानन क्या पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं इतिहास और पुरातत्व, यानी कि दूसरा वाला विकल्प सही होगा। पंडित जी ने कहा कि लोग सीधे साधे लगे, तो पंडित जी को कुल्लू पहाड़ी घूमने गए थे, कुल्लू मनाली घूमने गए थे, वहाँ के लोग इन्हें सीधे साधे लगे। ठीक है, प्रोफेसर गजानन ने रास्ते में किसको पकड़ा? तो प्रोफेसर गजानन ने रास्ते में एक बच्चा था जो सेब चुरा रहा था, तो उसको पकड़ा है, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। पंडित जी को ग्लानि हुई कि उसने तो सेब ही चुराया था, यानी बच्चे ने तो सेब ही चुराया था, किंतु मैंने क्या चुराया है?
उन्होंने क्या चुराया था भैया? देवस्था ही लूट गया। एक मिनट, हाँ, इन्होंने एक मूर्ति चुराई थी और मूर्ति से देवस्था यानी कि देवताओं का जो स्थान से उसको ही लूट लिया था। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। एक मिनट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? अच्छा, ये नहीं शब्द बार बार आ जाता है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर पिटाई, पिटाई इसका उदाहरण नहीं है। तो पिटाई किसका उदाहरण है? पिटाई जो है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। यानी कि आपका 91 नंबर का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके आगे हमारा अंग्रेजी के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो आगे हमारे पास अंग्रेजी विषय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए इनको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इसमें पढ़ना है द गिटार इज प्लेड बाय लीसा। यह किस प्रकार का सेंटेंस है? द गिटार इज प्लेड बाय लीसा, गिटार जो है लीसा के द्वारा बजाया जाता है। तो ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव, यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया ना, तो पैसिव तो है, ये है। तो ये किस प्रकार का पैसिव है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला पैसिव वॉइस है ये। तो आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्या दिया गया है? आगे आपको 4 सेंटेंस दिखे गए हैं। इन चारों में कौन सा सही है ये आपको ढूंढ के बताना है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अब ये चारों सेंटेंस आपके सामने हैं, चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़ लो भैया, सारे विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के उसमें कौन सा सही होगा ये ढूंढने की कोशिश करना है। तो 93 नंबर में जो आपका पहला वाला विकल्प दिया गया है, एवरीवन हैज़ स्पेशल स्किल्स, सम पीपल यूज देम वेरी वेल, ये पहला वाला जो वाक्य है यही आपका ग्रामर के दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें क्या करना है? इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढना है। तो जैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी प्रकार इसमें है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके लिए एक शब्द अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो सकता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट कहते हैं। कहाँ पर है? आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर के प्रश्न में। इसमें क्या करना है? इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। और कौन सा मुहावरा है? ये वाला, ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। बैक टू स्क्वायर वन, तो बैक टू स्क्वायर वन, जैसे स्क्वायर होता है ना, वर्ग होता है, ये वर्ग है ना, तो उसमें लौट के आ जाना है। इसको क्या कहते हैं? लौट के, जैसे हिंदी में कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब होता है बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पर लौट आओ। तो ये आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर में। इसमें आपको खाली स्थान भरना है प्रीपोजिशन के हिसाब से। तो आपको लिखा गया है वी हैव बीन लिविंग हियर। अब यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है, जब कोई सन लिखा हो तो उसके पहले सिंस आता है, तो यहाँ पर सिंस रहेगा। तीसरा वाला विकल्प सही है। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, वो लंबा चौड़ा वाक्य है, उसको आपको पढ़ना है। तो वीडियो पॉज करके भैया ये पूरा वाक्य पढ़िएगा, फिर इसके आधार पर 4-5 प्रश्न हैं, उनका हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इन सबको पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर सेंटेंस है, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप वीडियो रोक कर धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये लंबा चौड़ा सा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ के ही बहुत लोगों को बेहोशी छाने लगेगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान होते हैं, उनको पढ़ लो और उसी में उसके आंसर छिपे रहते हैं, ठीक है। तो 97 का नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें लिखा गया है कि माउंटेनरिंग जो चढ़ने वाले होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज। तो माउंटेनरिंग जो पर्वतों पर चढ़ाई होती है वो दूसरे स्पोर्ट्स से भिन्न होती है, क्यों होती है यही आपको बताना है। तो 97 नंबर में विकल्प को पढ़िए और इसका तो बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा, क्योंकि जो पर्वतों पर चढ़ाई होती है वो कैसी होती है? इट इज़ मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो ये आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आगे 98 नंबर पर बढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन द एंडीज एंड हिमालयास, जो लोग हिमालय और एंडीज पर्वत कहाँ पर है आपका, दक्षिणी अमेरिका में है। इसमें रहते हैं। मेन माउंटेन जर्नीज बिकॉज, तो वो लोग पर्वतों पर चढ़ाई उढ़ाई ज़्यादा करते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, दे हैड टू अंडरटेक देम इन देयर डे बाई डे लाइफ, क्योंकि उनके दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आगे 99 नंबर पर चलते हैं। माउंटेनियर्स क्लाइंब एज ए टीम बिकॉज, तो टीम बनाकर क्यों चढ़ाई की जाती है, तो ये भी आप अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा आपका। दे हैव टू रिले ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी, वो एक दूसरे से सुरक्षा के भाव से जुड़े रहते हैं, ये इसका कारण होता है। आपके 100 नंबर के प्रश्न में है, द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। ये पैसेज में इस वाक्य का प्रयोग किया गया था, उसका क्या मतलब है यही बताना है। तो ये आपका पहला वाला विकल्प ही सही रहेगा। रीचिंग द टॉप वॉज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरा जो गद्यांश है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। टू प्रेस इन द लास्ट सेंटेंस में टू प्रेस का एक शब्द आया है, इसका क्या मतलब होता है यही आपको बताना है। तो इसका जो आपका चौथा वाला मतलब होगा टू कंटिन्यू इन ए डिटरमाइंड मैनर, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही रहेगा। आगे बढ़ें। आगे आपके पास गणित के प्रश्न हैं। तो गणित के प्रश्नों के लिए आपको बता दें कि रोज़ शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और रोज़ शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। गणित के हम प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यह प्रश्न तो नहीं सॉल्व करा रहे हैं, अभी हम चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। तो आपके क्षेत्रफल वाला चैप्टर सॉल्व हो रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, और आगे के आपके क्षेत्रफल वाले चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ आपका आंसर बता देंगे। गणित के प्रश्नों को सीखने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट और ट्रिक जानने के लिए आप लोग रोज़ शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो आपका 55% होगा। प्रश्न पढ़ लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर इसे सॉल्व करिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, 103 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 20% आंसर होगा। ये रुपए पैसे वाले जो सिक्के होते हैं, ये हमने, अगर आप टोटल अभी तक भैया उस गणित के प्रैक्टिस सेट में 88 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप 88 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये जो आपको यहाँ पर जितने ये 20 प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका एक भी गलत नहीं होगा। इस टाइप के सारे प्रश्न सॉल्व करा चुके हैं। ये जो प्रश्न है इसकी बेहतरीन ट्रिक हमने बताई है। तो 88 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी बात होती है, आप उसको देखेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो 104 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसका आंसर रहेगा 30, ठीक है। तो उनकी संख्या 30 रहेगी। इसकी समतुल्य भिन्न तो आप बना ही लेंगे। फिर 57 12 लिख के 100 का भाग 100 नीचे 100 लिखेंगे और 2 का भाग कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग 100 नहीं, यहाँ पर 2 जीरो है ना, अच्छा हाँ सही है। इसको आप कि तुल्य भिन्न है, भिन्न में बना लीजिएगा, ठीक है। तो 105 नंबर का आपका दूसरा वाला सही रहेगा, विकल्प दूसरा वाला सही होगा। ये स्थानीय मान का अंतर है, और स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका दूसरा वाला विकल्प 599.94 ये आपका सही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ढेर सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आपसे ये प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए, 100% इसका आंसर रहेगा। ये क्षेत्रफल वाले प्रश्न तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभी क्षेत्रफल वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। तो गलत मत करिएगा। रूट 2 पाई और अनुपाती 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कार्य और समय, ये इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 109 नंबर में आपका क्या सही होगा, तो 15 लीटर और 500 मिलीलीटर ये आपका विकल्प सही रहेगा। इसका गुणा उड़ा करना है 110 नंबर में, तो चौथा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है 111 नंबर में, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। पाँचवा 112 नंबर में भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें 112 नंबर में भी आपका पहला वाला आंसर जो है सही रहेगा। समीकरण बना के करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 113 नंबर में ऐसा मत सोचिएगा कि भैया हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, गणित हम अलग से पढ़ाते हैं, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और 114 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका विकल्प तीसरा सही रहेगा। 115 नंबर पर बढ़ते हैं। 115 नंबर में आपका आंसर आएगा 100, आपका आंसर आएगा। 116 नंबर का जो क्या आंसर होगा, 116 नंबर
में जो आंसर होगा वो आपका दूसरा वाला विकल्प होगा। और 117 नंबर में देखो कितना आसान प्रश्न है, सीधे सीधे गुणा ही तो करना है, कुछ करना नहीं है, फार्मूला दिया गया है, उसी के आधार पर आपको सॉल्व कर देना है। 216 इसका आंसर आएगा। 118 में का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे ये आपको बताना है 118 नंबर में, और इसका जो है जो विकल्प होगा वो आपका दूसरा वाला 11 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 19 की तरफ बढ़ें। 19 वाला प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो 19 वाले में आपका जो कोण बनेगा वो 48 डिग्री का कोण बनेगा। और ये वाला 120 नंबर जो आपका प्रश्न है उसमें आपका दूसरा वाला विकल्प आपका 108 घन सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, एक प्रश्न और बचा है गणित का। तो 121 नंबर में आपका 1612 आंसर रहेगा, ये चौथा वाला आंसर रहेगा। भैया कॉपी पेन लेकर बैठिए, ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। नहीं आता है तो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस प्राइवेट ग्रुप में ये इसका PDF दिया गया है, वहाँ से आप इसका आंसर शीट जो है देख लीजिएगा, और उसमें सोल्यूशन भी दिया गया है, तो सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। आगे बढ़े। आपके रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं। इसमें आपको क्या करना है भैया, जो खाली स्थान है उसमें संख्या आपको भरनी है। तो कौन सी संख्या आएगी आपकी, भरने की कोशिश करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। 10 और 16 इसको जोड़ो, 10 और 16 जोड़ो तो कितना होता है 26, 26 में 2 का भाग करो हो जाएगा 13। 12 और 18 जोड़ो हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग करो हो जाएगा 15। 24 और 16 जोड़ेंगे, 24 और 6 हो जाएगा 30 और 40, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। तो कितना आंसर आएगा आपका, इसमें आपका 20 आंसर आ रहा है। 24 16 जोड़ा 40 और 2 का भाग किया 20। ठीक है, आसान था। अब पेन, ये तो बहुत ही आसान होता है, इसको कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, पहला विकल्प सही रहेगा। ये दिन और महीने के नाम हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा भैया, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या सही होगा, इसमें दूसरा वाला 28 तारीख रहेगी। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 नंबर में इसको यहीं पर देख लो क्या आपका सही होगा। देखो ये घटते हुए क्रम में है, तो 120 में से जब आप 21 घटाएं, 1 मिनट, ये क्या चला गया, हाँ 120 में से यहाँ इस तरह घटते हुए क्रम में जाओ। 120 में से जब आप 21 घटाएंगे तो 99 मिलेगा। 99 में से जब आप 80 पर आएंगे तो कितना घटाना होगा, आपको 19 घटाना होगा। जैसे घटते हुए क्रम में 2 के घटते हुए क्रम में इसमें बढ़ रहे हैं। 80 से जब 63 आएंगे तो 17 पे आ गए, 21 19 17। आप किस पे आएंगे 15। 63 से 45 पे आ गए 15। आप कितना घटाएंगे 13। तो 48 में से आपको 13 घटाना है, तो यानी कि पीछे क्या रहेगा 5, तो कुल मिला के आपको 35 आंसर होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से घटते हुए क्रम में 21 19 17 15 और फिर 13 इस प्रकार से घटाते जाना है। 126 नंबर में कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो 126 नंबर का जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर होगा 126 नंबर में पहला वाला है, कथन 1 कारण और कथन 2 उसका परिणाम है। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स वाले प्रश्न आपके कुछ मिलेंगे और कुछ आपके सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न मिलेंगे। फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन जो होता है वो सिरिक्स से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवक क्या होते हैं? तो कवक क्या होते हैं, गलती इसमें नहीं करना है। कवक एक प्रकार के सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, यानी सब होते हैं। तो आपका जो चौथा वाला विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है। रेनवियर का नोड ये क्या होता है? तो जो रेनवियर का नोड होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। जब दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्थान होता है उनको हम लोग रेनवियर नोड जानते हैं, कहते हैं। ठीक है, 2 माइलिन शीथ के बीच का जो स्थान है उसको हम लोग रेनवियर का नोड इस नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? चलो बताओ भैया। यहाँ पर प्रोटोजोआ से जो रोग हो रहा है वो हो रहा है मलेरिया। आपको तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। जल प्रबंधन की कौन सी विधि होती है? तो जल प्रबंधन में ये तीनों विधियाँ होती हैं। ठीक है, बांध निर्माण विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तीनों आपकी जल प्रबंधन से संबंधित हैं। असुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो मानव और जुओं के बीच में सहजीवी संबंध होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अधिपादप इसमें जो है
असुमेलित है, यानी असुमेलित मतलब यहाँ पर एक भिन्न है, विभिन्न है। ये इसको हम लोग कह सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये एक इनमें चारों के बीच में अलग है। KMnO4 को क्या कहा जाता है? तो KMnO4 को हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। आपका ये देखिए, अच्छा ये क्या उत्पन्न हो रहा है, जल्दबाजी में कहीं कुछ, लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना नदी की में तैरने की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि उसका वहाँ पर जो होता है जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। समुद्र जल में नमक और बहुत सारे लवण जो होते हैं वो घुले रहते हैं, जिसके कारण जो समुद्री जल का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है नदी वाले पानी से। नदी का पानी शुद्ध होता है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, और समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अशुद्धियाँ घुली रहती हैं, जिसके कारण उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें आराम से हम तैर सकते हैं। 35 नंबर पर चलें। गैर परंपरागत ऊर्जा का विकल्प नहीं है। नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर जल विद्युत आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होती है? तो ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो हमारी ठोस धातुओं में होती है, ठोस यानी कि लोहे में। यहाँ पर ठोस कहाँ पर है? लोहा ही हमारा ठोस है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में CEO किसे बनाया गया है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पर ये पिछले साल वाले करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका RS शर्मा चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ACC एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, कहाँ गया, जय शाह। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो देश का जो पहला जेंडर पार्क है वो केरल में विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2021 का बजट पेश किया है। तो 2021 के बजट में कितने स्तंभों पर आधारित है ये आपको बताना है। तो 2021 यानी पिछले साल की बात हो रही है, तो उसमें जो बजट था वो आपके टोटल 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित था, मुख्य स्तंभों पर आधारित था। 42 नंबर पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कौन सा निकाय है जिसने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सबसे खराब वर्ष घोषित किया, क्योंकि कोरोना लगा था और कुल मिला के कोई पर्यटन तो हो नहीं पाया। तो आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का जो शब्द था उसका नाम है आत्मनिर्भर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो एनर्जी कंज्यूमर सबसे बड़ा एनर्जी का कंज्यूम करने वाला यानी उपयोग करने वाला जो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो कौन सा रहेगा विकल्प इसमें? वो बनेगा 30 की बात हो रही है, 2030। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष मिशन होप है जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया है, तो ये किस देश ने भेजा था ये बताना है। तो होप जो है मंगल ग्रह पर भेजने वाला जो मिशन है वो किस देश का है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का, और किसी में दम नहीं है। जो सऊदी अरब के देश है संयुक्त अरब अमीरात ने इसको भेजा था। आगे बढ़ते हैं। इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है मारियो द्रागी ने। ये कहाँ पर है? पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर है? तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अपने और भी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान किया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे मान्यता प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका होगा हैदराबाद, जो कि आपके तेलंगाना में है। तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? तो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है किस श्रेणी में? अर्थ गार्जियन श्रेणी में। कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है भैया? तो यहाँ पर आपका जो सही रहेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश में है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। और आज का अपना आखिरी प्रश्न, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला जो है शहर बन गया है? ड्रिंक मतलब पानी पियो, फ्रॉम टैप मतलब दबाकर, तो नल की टोटी खोलकर आप पानी पी सकते हैं, ऐसी सुविधा देने वाला कौन सा शहर है? तो ऐसी सुविधा देने वाला हमारा एकमात्र शहर उड़ीसा है। पुरी है और राज्य का नाम है उड़ीसा। तो पुरी जगन्नाथ जो आपका शहर है वहाँ पर नल से पेयजल की व्यवस्था किया गया है पूरे जो है आपके शहर में। अब आपको बोतल से प्लास्टिक की बोतल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक जी ने ये सारा काम किया, बहुत ही अच्छा ये काम है। तो आपके इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत लगती है ये प्रैक्टिस सेट को बनाने में, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक जो भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर इसको आप भेजिए, जिससे हम लोग अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। ठीक ना भाई? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।